एयर पंप मैन। एक गांव में लोकेश नाम का एक व्यक्ति पंक्चर की दुकान चलाता था। उसका पिता परेश बहुत बड़ा शराबी था। परेश लोकेश का नाम बोलकर भिक्षु नाम के एक गुंडा के पास से आए दिन पैसे कर्ज लेता था। एक बार अचानक से परेश चल बसा। थोड़े दिनों के बाद भिक्षु लोकेश के दुकान को आकर, तेरा बाप तुम्हें गिरवी रखकर मेरे पास पैसे कर्ज लिया रे, ब्याज के साथ मिला के पूरे 50,000 हुए हैं। जल्दी पैसे दिए तो मैं जाऊंगा, दूसरे ब्याज भी वसूल करना है ना। लोकेश दंग होकर, आप क्या बात कर रहे हैं सर? आपने मेरे पिता को उतने पैसे दिए क्या? वो भी मुझे देखकर? मैं आए दिन पंक्चर डालकर मेहनत करके कमाए पैसों से मेरे परिवार का ठीक से पेट भी भर नहीं पाता हूँ, और 50,000 रुपए मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? अगर चाहिए तो ये पंक्चर की दुकान ले लीजिए सर। क्यों रे, नखरे कर रहे हो क्या? पंक्चर की दुकान का मैं क्या करूंगा? एक काम करो, आज से तुम साइकिल को या रिक्शा को, चाहे जिसी भी वाहन में हवा भरो, उससे आए पैसे मैं ले लूंगा। तुम्हें भी तो जीना है ना, पंक्चर डालकर कमाए पैसे तुम ले लो। ऐसे मेरे 50,000 का कर्ज पूरा होने तक तुम हवा भरते रहना, बस। हम सुनकर बहुत खुशी हुई दादा, आप बहुत दयालु हो, कहकर हाथ जोड़ा। अगले दिन सुबह लोकेश के पंक्चर दुकान के सामने ऑटो, ट्रक, ट्रैक्टर सब लाइन में खड़े थे। लोकेश को कुछ समझ में नहीं आया। क्यों रे, ऐसे पागल के जैसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा था ना, तुम चाहे जिस गाड़ी में भी हवा भरो, पैसे तो मैं ही लूंगा। इनके टायरों में हवा भरो, मेरा कर्ज कम से कम 5 सालों में चुका पाओगे। लोकेश दंग रह गया। वो उन गाड़ियों के पहियों में हवा भरने लगा। भिक्षु उनके पास से पैसे लेने लगा। एक दिन लोकेश घर आकर भी जैसे हवा मार रहा हो वैसे झुक के उठने लगा। पिताजी, अब आप पंक्चर शॉप में नहीं हैं, आप घर में हैं। पता है रे, सुबह से लेकर शाम तक हवा मारते मारते मुझे ये आदत सी पड़ गई है। उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा मंकू लोकेश की स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुए। एक दिन भिक्षु अपने आदमी गन्नू से, रे गन्नू, वो लोकेश कहीं का अच्छे से हमारे हाथ लगा है रे, उसके साथ हम और क्या क्या काम करवा सकते हैं, बोलो। गन्नू अच्छे से सोचकर, भाई मुझे एक उपाय सूझी, कहकर उसे कुछ समझाया। शाबाश रे, ऐसे किए तो हम लोकेश की मदद से लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगले दिन भिक्षु 2 आदमियों को लोकेश की दुकान के पास लाया। क्या सर, आप मुझे आज छुट्टी दे रहे हैं क्या? कहकर खुश होकर पूछा। नहीं रे, आज से तुम्हें गाड़ियों में हवा भरने की जरूरत नहीं है, अब से इंसानों में हवा भरो, बस है। आप क्या कह रहे हैं सर? देखो, ये दुबला पतला आदमी आज शाम को शादी करने वाला है। अगर अब इसकी शादी नहीं हुई तो ये पक्का संन्यास ले लेगा, इसलिए इसके अंदर हवा भर के इसे मोटा बना दो। वो हवा शाम तक रहा तो बस है। और इसे 6 पैक्स चाहिए कह रहा है, मगर जिम जाने के लिए इसे सुस्ती होती है। पेट के ऊपर जला कर लाया हूँ, अगर तुम इसमें हवा भरोगे तो इसके 6 पैक्स रेडी हो जाएंगे। लोकेश दंग रह गया। वो उस दुबले आदमी के मुंह में पाइप डाल के हवा भरने लगा। थोड़ी देर के बाद वो आदमी मोटा बन गया। बाद में दूसरे आदमी में भी हवा भरा, तुरंत उसके 6 पैक्स आए। वो अपने पैक्स को देखकर बहुत खुश हुआ। भिक्षु उन दोनों के पास से बहुत पैसे वसूल किया। रे, तेरी लालच की हद नहीं है क्या? हवा के पंप का इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहकर मुझे अभी पता चला रे। जाओगे रे, बहुत जल्द हवा में मिल जाओगे, कहकर मन में गाली दिया। भिक्षु लोकेश की मदद से लोगों के अंदर हवा भरने लगा। थोड़े लोग बैलून के जैसे मोटे होने लगे। भिक्षु उनके पास से बहुत पैसे वसूल करने लगा। एक दिन पड़ोस गांव से पहलवान दारा सिंह साइकिल पे लोकेश की दुकान को आया। वहां मौजूद भिक्षु उसे देखकर, क्यों रे, हवा भरवाकर अच्छे से बॉडी बनवाए, मगर मुझे बिना पैसे दिए ऐसे घूम रहे हो? क्या बक रहे हो रे? मेरे डोले शोले तुम्हें हवा के डोले के जैसे दिख रहे हैं क्या? अच्छा, मैंने सुना था कि कोई इंसान में हवा भरकर 6 पैक्स ला रहा है, वो तुम ही हो क्या? तुम्हारे वजह से मेरे व्यायामशाला का नाम खराब हो रहा है रे। मैं तुम्हारे लिए बहुत जगह ढूंढ रहा हूँ, इतने दिनों के बाद तुम मिले रे, कहकर भिक्षु को खूब पीटा।
हाय रे, बाप रे, मेरी हड्डी टूट गई सर। आपके असली डोले हैं कहकर मैं मान रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। कहकर पुकारा। दारा सिंह उसे बिना छोड़े बहुत मारा। बाद में दारा सिंह उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर ले गया। तब से भिक्षु उस गांव में कदम तक नहीं रखा। लोकेश खुशी से पंक्चर डालते हुए जीने लगा। शैम्पू वाला। किरोल नाम के गांव में पाटिल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसको लक्की नाम की एक बेटी थी। फिर एक दिन लक्की अपने पिताजी के पास शिवा नाम का एक लड़का को लाकर मैं इसे प्यार करती हूँ बोली। देखो बेटी, तुम्हारा दिया हुआ डिटेल्स देखने से ये तो एक नंबर का लफंगा लग रहा है। तुम्हें ऐसा आदमी को देकर मैं कैसे शादी कराऊंगा कहो। अंकल, आप मुझे कम मत समझिए। मैं रेलवे ट्रैक के पास कोयला चुराता हूँ। असल में मेरा व्यापार को कोई निवेश की भी जरूरत नहीं है, पता है। पूरा फायदा ही फायदा है। आपकी बेटी को मैं सुपर देखभाल करूंगा। प्लीज अंकुल, लक्की से मेरा शादी करवाइए अंकुल। हे भगवान, मैंने इतना सारा मेहनत जिंदगी भर किया इसलिए कि मैं अपनी बेटी और जायदाद को एक रेलवे पटरी पर कोयला चुराने वाले को देने के लिए है। क्या है ये मेरा कर्मा। डैडी, आप शिवा को इतना चीप नजर से मत देखिए। वो बहुत टैलेंटेड है। अगर हमारा बिजनेस उनको सौंप दोगे तो उसको वो एक रेंज में लेकर जाएगा, पता है। तब पाटिल के पास खड़ा हुआ उसका मैनेजर। ऐसा है क्या बेटी? तो फिर हमारा शैम्पू प्रोडक्ट जो है ना, उसे बेचकर दिखाने के लिए बोलो। तब आप दोनों के बारे में मैं खुद आपके डैडी से बात करूंगा। देखिए अंकल, मैं चैलेंजेस का प्यारा बेटा हूँ। मेरे साथ चैलेंज नाम का एक पिक्चर निकाला तो कम से कम 1000 दिन चलेगा, पता है। ऐसा मैं आफ्टर ऑल शैम्पू नहीं बेच पाऊंगा क्या। बेचना मतलब जहाँ चाहिए वहाँ नहीं बेटा, हमारे बाजू वाले गांव लक्ष्मीपुर में बेचना होगा। क्या लक्ष्मीपुर में बेचना है? लेकिन उस गांव में ज्यादा लोग तो टकलू है और बहुत कम बाल होते हैं ना, फिर शैम्पू कौन इस्तेमाल करेगा। चैलेंज है तो वैसा ही होता है बेटा। तुम क्या सोच रहे हो? जाओ जाओ, पहले जाकर शैम्पू बेचकर दिखाओ। फिर शिवा वहां से चला गया। अगले दिन शिवा ने मैनेजर के पास जाकर एक रेडी भर शैम्पू डालकर घर लेकर गया। उस दिन घर में वो उस शैम्पू से नहाया। बाद में देखा तो बेचारा उसका बाल पूरा निकल गए। तब शिवा के घर आकर मैनेजर, क्यों रे हमारा शैम्पू का पावर देखा है क्या? पूरा बाल निकल गए हैं क्या? इसलिए ही तो इसका सेल्स गिर गए हैं। इसे तुम बेचोगे? अरे तुम कौन हो रे? मेरे ससुर जी से भी बड़े साइको जैसे हो। खुद टकला बनकर मैं शैम्पू कैसे बेचूंगा रे? कहकर उसको डांटा। फिर उसके बाद मैनेजर वहां से चला गया। फिर उसके बाद 2 दिन शिवा ने बहुत सोचा। एक विग लगाकर गाड़ी में शैम्पू पूरा डालकर लक्ष्मीपुर गया। वहां जाने के बाद गांव वालों से, आइए जी आइए, आपके टकले सर पर बाल के पौधे निकलने का समय आ गया है। बकवास बकवास केमिकल्स का इस्तेमाल करके आपका सर पर बाल खाली हो गया है। अब आपके टकले सर पर बाल उगाने का समय आ गया है। आइए, अगर देरी किया तो आपको ही नष्ट हो जाएगा। अरे तुम क्या पागल हो गए हो क्या? हमारे टकले सर पर बाल कैसे आएंगे? इसके ऊपर एक भी बाल नहीं आएगा, पता है। भैया, आप मेरे बाल देखने के बाद भी ऐसा बात करना अच्छा नहीं है। ये मेरा ऊपर पूरा बाल को क्या सोच रहे हो? पूरा शैम्पू का चमत्कार है। इससे पहले मैं भी टकलू था और इस शैम्पू को 1 साल इस्तेमाल किया। बस देखो मेरा बाल अभी ये रेंज में है। अब आपकी मर्जी है, ये तो लास्ट चांस है। खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो नहीं। बोलिए, मैं इधर से चला जाऊंगा। उसकी वजह से सब लोग धीरे धीरे से आकर उस शैम्पू को खरीद कर जाने लगे। वैसे ही शिवा ने हफ्ते में 1 बार लोगों को शैम्पू बेचना शुरू किया। थोड़े ही महीने में शिवा ने फैक्ट्री में रखा हुआ पूरा सामान बेचना देखकर पाटिल हैरान हो गया। फिर पाटिल अपने मैनेजर के साथ मिलकर लक्ष्मीपुर गया। फिर लक्ष्मीपुर में देखा तो सब लोगों के सर पर अच्छा बाल आया हुआ था। फिर उस गांव के सब लोग अच्छा शैम्पू देने के लिए पाटिल का खूब प्रशंसा किए। अरे तुमने इनको क्या किया? वो असली बाल है या विग है? सब हमारा शैम्पू से हुआ है, मगर हमारा शैम्पू से बाल निकल जाते हैं ना।
देखिए अंकल, आपका शैम्पू तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मैनेजर जो है वो एक नंबर का धोखेबाज है। एक केमिस्ट के साथ हाथ मिलाकर प्लान करके ये जो शैम्पू में है उसका पावर को डबल बढ़ाकर लोगों के पास पहुंचाया है, इसलिए बाल अच्छा आने के वजह पूरा निकल गए हैं। ये बात जानकर मैंने दिमाग का इस्तेमाल करके बॉटल में आधा शैम्पू में पानी मिलाया, तब अच्छा से काम करने लगा। वैसे ही आपका साइको मैनेजर के लिए मैंने एक स्पेशल बॉटल भी छुपा कर रखा है अंकल। अरे ओए येरा कहीं का, ये जो कह रहा है वो सच है क्या? जानबूझकर लोगों के ऊपर प्रयोग करके मुझे बुरा दिखाने के लिए ऐसे किया? तब मैनेजर वहां से भागने के लिए कोशिश किया। फिर वहां के सब लोग उसे पकड़कर शिवा के पास जो भी शैम्पू है वो सब उसके सर पर लगा दिया। उसकी वजह से थोड़े ही देर में मैनेजर का पूरा बाल निकल गए। वो देखकर सब लोग हंसने लगे। फिर वहां से मैनेजर भाग गया। बाद में शिवा ने पाटिल का शैम्पू बिजनेस को बचाने के वजह से पाटिल ने उसकी बेटी का हाथ शिवा को देकर धूमधाम से शादी मनाया। अंडर वाटर पहलवान चैलेंज। एक गांव में एक जिम हुआ करता था। उसके मालिक का नाम था भीम सिंह। वो सबको वहां बॉडी बिल्डिंग सिखाता था और कुश्ती करना भी सिखाता था। भीम सिंह को बहुत घमंड था। जिम करने वाले लोगों को हमेशा डांटता था। ये क्या कर रहे हो? यहाँ जिम करना है, कॉमेडी नहीं। ऐसे करोगे तो बॉडी कैसे आएगी? तुम्हारी उम्र में मैं कितना अच्छा करता था जानते हो? तुम्हारे जमाने के बच्चों में श्रद्धा ही नहीं है भाई, श्रद्धा। ठीक से करो। बड़ा आया पहलवान। उसकी शादी की उम्र की बेटी थी। उसका नाम था जानवी। एक दिन शादी कराने वाला पेरैया एक युवक के साथ उनके घर आया। भीम सिंह एक बड़ा सा वेट उठाकर उस लड़के को दिखाया। तब वो युवक उसे नहीं उठा पाया और वो हार गया। क्यों भाई पेरैया, मेरा दामाद पहलवान होना चाहिए, बताया था ना। ये क्या, ये इतना सा भी भार नहीं उठा पा रहा है? श्रीमान, अब मुझसे और नहीं होगा। आपको जो युवक चाहिए आप खुद ही ढूंढ लीजिए। हाथ जोड़ता हूँ, चलो बेटा चलते हैं। कहकर वहाँ से चले गए। जानवी जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ जिगर नाम का एक युवक रहता था। जिगर जानवी कई समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन जानवी, जिगर और ऐसे कितने दिन यूं चोरी छुपे प्यार करेंगे? मेरे पिताजी को मनाकर तुम किसी भी तरह मुझसे शादी कर लो ना प्लीज, वरना मेरे पिताजी मुझे किसी और को देकर मेरी शादी करवा देंगे। जानू, तुम्हारे पिताजी के बारे में पता ही है ना। सिर्फ जो बड़ा पहलवान होगा वही तुमसे शादी कर सकता है। यूं बड़ा रूल लगाए हुए हैं, वो मुझसे होगा क्या? बताओ। तो फिर हम कभी शादी नहीं कर सकते ना? छी, तुम जैसे लड़के से प्यार करना ही मेरी गलती थी, कहकर गुस्से से चली गई। जानू ने जो कहा वो सच ही है ना। मुझे किसी भी तरह जानू से शादी करनी होगी। उस भीम सिंह को किसी भी तरह मनाना होगा। अगले दिन जाकर भीम सिंह से मिलकर वो जानवी को पसंद करता है और मान गए तो शादी करना चाहता है, यूं कहा। दूर से जानवी ये सब टेंशन में देख रही थी। क्या भाई, पूरे शरीर में 1 किलो की भी शक्ति नहीं है और तुम्हें मेरी बेटी चाहिए? सर ऐसे मत कहिए सर, अगर जानवी नहीं होगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा सर। आहा, इतना प्यार। मेरी बेटी से शादी करने के लिए किसी को पहलवानी होना पड़ेगा, ये नहीं जानते। पहले तुम ये भार उठाकर दिखाओ, तब सोचूंगा तुम्हारे प्यार के बारे में। श्रीमान भीम सिंह जी, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। उस लड़के में आपको प्यार देखना चाहिए, कितना पहलवान है वो नहीं। आप रुकिए भीम सिंह जी, मुझे ये भार को उठाकर दिखाना होगा, बस उतना ही ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुकाबला यहाँ नहीं, स्विमिंग पूल के पास होना चाहिए। जब सारे लोग देखते रहेंगे तब। मंजूर है? मुझे मंजूर है। अगले दिन स्विमिंग पूल के पास सारे लोग आए। प्रिय गांव वालों, मैं और भीम सिंह की बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये शादी के लिए अगर भीम सिंह को मनाना होगा तो मुझे ये भार उठाकर दिखाना होगा, यूं शर्त लगाए हैं। इसलिए आप सबको बुलाए। ठीक है भीम सिंह जी, पहले आप उठाकर दिखाइए। तब भीम सिंह उस भार को उठाकर दिखाया। अब जिगर उस भार को पानी में डाला। फिर वो पानी में कूदा। पानी के अंदर उस भार को उठाकर दिखा दिया। फिर बाहर आकर, देखा गाँव वालों,
जो भार को उन्होंने उठाया मैंने भी उठाकर दिखाया। यह अन्याय है, धोखा है, मैं नहीं मानूंगा। पानी में किसी भी चीज का भार कम हो जाता है ना। भीम सिंह जी, मैंने ये कहा कि मैं भार उठाकर दिखाऊंगा, लेकिन वो कहाँ उठाकर दिखाऊंगा ये तो नहीं बताया था ना। पिताजी, आपकी बेटी से जो शादी करे वो आपकी तरह पहलवानी हो, ये सोचना बहुत गलत बात है। लड़कियां हमेशा शरीर से ताकतवर लड़कों से भी ज्यादा बुद्धिमान लड़कों को ही पसंद करती है। सच है भीम सिंह, जिगर को शरीर का बल नहीं होगा, ये लड़का सबसे सही होगा तुम्हारे लिए। कृपा करके बड़ा दिल करे और मान जाए। ये सब से भीम सिंह का दिल बदल गया और वो बड़े जोरदार तरीके से उन दोनों की शादी करवाया।